नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। गाइज, आज की जो डेट है वो है 22 अगस्त 2022 और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग अपने साथियों के साथ में जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। डेली करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। और इस जो सेशन की पीडीएफ है वो गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा साथियों, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत कुछ कंटेंट, जहां पर आपको अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, चाहे यूपीएससी के पेपर चाहिए, चाहे पीसीएस के किसी भी स्टेट के पेपर चाहिए, तो वो सभी यहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है वो जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो सभी आप लोगों को यहीं पर एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने साथियों के साथ में जल्दी से। तो देखिए, जो पहला हम सुर्खियों की साथ में बात करते हैं, सुर्खियों की बात करते हैं और सुर्खियों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मंगेश कुमार और आज की जो पहली सुर्खियां हैं गाइज वो हैं 20 अगस्त को मनाया गया अक्षय ऊर्जा दिवस। हाल ही में HDFC बैंक ने केरल में खोली अपनी पहली महिला शाखा। भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से खरीदेगा खतरनाक TU-160 बॉम्बर। भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया में स्थापित करेगी अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय। हाल ही में जारी किए गए भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार विस्तारा बनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन। हाल ही में असम ने लॉन्च की वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स परियोजना। हाल ही में जारी की गई शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाएगा आयोजित। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को 1 साल के लिए केंद्रीय गृह सचिव के पद पर किया गया पुनर्नियुक्त। वर्ष 2022 में 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा का किया गया आयोजन। तो गाइज, ये थी सुर्खियां। अब चलिए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी भाई बंधु यार दोस्त सभी जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा गाइज। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज चाहिए, ये हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं साथियों। मिशन SG हमारे सभी जो स्मार्ट कोर्सेज हैं वो अभी चल रहे हैं यहाँ पर, और मिशन SDM 2.0, इसके अलावा समर्पण बैच और मिशन SDM, ये जो हमारे पेड कोर्सेज है साथियों आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मिशन SDM 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर गाइज अभी 77% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो गाइज आपको कोड यूज करना होगा ED400, ये कोड आपको यूज करना है। यहां पर साथियों आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। और ये बैच शुरू हो रहा है साथियों 5 सितंबर को। आप लोगों को याद रखना है 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। क्लियर? यहां पर आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, PDF भी मिलेगी और एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों की यहां पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रीलिम्स की बात करें तो साथियों प्रीलिम्स में पेपर 1, पेपर 2 जो कि CSAT है, दोनों की ही तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। और मेंस के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पर डेली टेस्ट होंगे आप लोगों के। और जो है इसके अलावा हम बात करें मेंस में जनरल हिंदी, GS1, GS2, GS3, GS4 और एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाएगी गाइज। क्लियर? इसके अलावा ये है हमारा समर्पण बैच। अगर आप RO ARO 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे की भी तैयारी कर रहे हैं
तो गाइज ये समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, 77% का ऑफ चल रहा है। अगर आपको ये 77% का ऑफ चाहिए तो आपको कोड यूज करना है ED400। RO की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ये। और ये 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम है, स्मार्ट क्लासेज है। यहाँ पर डेली 2 लाइव क्लासेज आपको प्रदान करी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपके लिए अवेलेबल होंगी। यहाँ पर सभी कक्षाएं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कराई जाएंगी। और जो मीडियम है साथियों, दोनों ही बैचेस का, दोनों ही कोर्सेज का जो मीडियम, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका कोई भी मीडियम है, दोनों के लिए आप दोनों ही मीडियम्स के यहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा समर्पण बैच में आपको साप्ताहिक मूल्यांकन भी कराया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 77% जो डिस्काउंट है वो आपको कैसे मिलेगा साथियों, उसके लिए आप लोगों को सिंपली कोड यूज करना है ED400। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज अक्षय ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है ना, नवीकरणीय संसाधनों से, रिसोर्सेज से जो एनर्जी डेवलप की जाती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सभी क्या हैं गाइज? ये सभी है नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, यानी कि खत्म नहीं होती हैं। अब सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कैसे? सूर्य से प्राप्त होती है। क्या सूर्य खत्म होने वाली चीज है? नहीं। उसी तरह से पवन भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ए राइट आंसर है सवाल, यहाँ ए है। इसके बारे में बात करें तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। और अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत की बात करें साथियों, तो यह शुरुआत होता है 2004 में। क्लियर गाइज? साथियों नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है करंट अफेयर का, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल, और आपके एग्जाम के रिलीवेंट लग रही है कि नहीं लग रही। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है? तो इससे हम लोगों को पता लगेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 20 अगस्त को साथियों अक्षय ऊर्जा दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, दोनों ही 12 अगस्त को मनाए जाते हैं ये। 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? ये सभी हमने सवाल यहाँ पर डिस्कस किए। चलते हैं आगे। जो अगला सवाल है हमारा वो है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो गाइज जो HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने कर्नाटक में, नहीं सॉरी केरल में राइट आंसर इसका सी, केरल के कोझिकोड में ये अपनी पहली शाखा खोली है HDFC बैंक ने। यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे वो 4 महिला बैंकर होंगे यहाँ पर, ठीक है? इनका उद्देश्य क्या है इसका खोलने का? इनका उद्देश्य है साथियों 2025 तक जो महिलाओं की संख्या है HDFC बैंक में उसको बढ़ाकर 25% करना है। अभी 31 मार्च 2022 तक HDFC में महिलाओं की संख्या कितनी है? 21.7% है। क्लियर दोस्तों? कितनी है? 21.7%, आप लोगों को याद रखना है। और ये जो बैंक है ना साथियों, ये दक्षिण भारत में जितनी सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है ये, और विविधता और समावेश के बैंक के निहित मूल्यों को आगे बढ़ाता है। कहाँ पर है ये? ये है चेरुट्टी रोड पर स्थित है ये शाखा, और इसमें 4 महिला बैंकर होंगी केरल के कोझिकोड में। आप लोगों को याद रखना है केरल के कोझिकोड में HDFC की पहली महिला शाखा है ये। HDFC के बारे में बात करें हैं तो हम इसके जो CEO हैं वो हैं शशिधर, और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी समीर रटोलीकर। ऑनर इसके हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसके ऑनर है, ये जो HDFC कॉर्पोरेशन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है गाइज, आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना होती है अगस्त 1994 में मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। क्लियर? आदर्श वाक्य इसका जो आदर्श वाक्य वो है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड, ये इसका आदर्श वाक्य है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है साथियों, हाल ही में HDFC बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है? तो गाइस ये शुरुआत की है इन्होंने विजिल आंटी की। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारतीय खाद्य निगम ने, FCI ने। पेटीएम ने POS उपकरण लगाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? सैमसंग के साथ में। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो गाइज आपको याद रखना है RBI की स्थापना की जाती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा कहां खोली है? बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, ये मेनली स्टार्टअप्स को टारगेट करती है SBI की शाखा। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है? तो ये है क्या? ये देखिए, ये जो TU-160 है ये इस बॉम्बर का नाम है। और ये बॉम्बर क्या होते हैं? आपने देखा होगा, विमान के द्वारा आकाश से हवा से जो बमों की वर्षा की जाती है, ये बम वर्षक विमान होता है, एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं। तो भारत किससे खरीद रहा है? ये रूस से खरीदा है। और कितने विमान खरीदे जाएंगे? 6 विमान खरीदे जाएंगे। आप लोगों को याद रखना है ये संख्या भी। क्लियर। इसके बारे में और बात करें तो TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है भारत, किससे? रूस से। और 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। ये बहुत खतरनाक बॉम्बर है साथियों। जब इसकी पहली उड़ान भरी गई तो अमेरिका भी इससे परेशान हो गया था 1981 में। उस समय जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस समय इसको बनाया गया था, आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कितना वजन लेके उड़ सकता है? तो जो इसकी क्षमता है साथियों वो है 1,10,000 किलोग्राम। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। और जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में सक्षम है। आप लोगों को ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ये मैप है रशिया का मैप, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज ये देश है। और ये इसकी एक लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, व्लादिवोस्टोक। यहाँ पर हमारा प्यारा देश इंडिया है, ये अफगानिस्तान आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईरान है। तो आप लोगों को मैप याद रखना, यहाँ पर मंगोलिया है, ये चाइना है। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि वॉस्टॉक 2022 ये युद्ध अभ्यास कहां पर होने वाला है? रूस में होगा। ये भारत और चीन दोनों ही इसमें भाग ले रहे हैं। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? रूस के पास में। और रूस की गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो गाइज रूस की गंगा वोल्गा नदी को बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट जो सवाल है वो है दुनिया की सबसे गहरी झील, ये है बैकाल और रूस में स्थित है ये। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में भारत का सहयोग कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है गाइज रूस, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश का है? ये रूस का है और भारत रूस से इसको परचेज कर रहा है, आप लोगों को याद रखना है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना गाइज, इसका नाम ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम पर पड़ा है। कौन कौन सी ये 2 नदियां हैं? ये 2 नदियां साथियों, एक तो भारत की जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा। कौन सी? भारत की जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा जो रूस की नदी है वो है मास्कोवा। तो इन दोनों ही, मोस्कवा नदी नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, मोस्कवा। तो इस दोनों ही नदियों के नाम पर इस ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति किस देश से होती है? तो गाइज ये होती है रसिया से। सर्वाधिक आपूर्तिकर्ता हमारे लिए, भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति किसके? ये होती है रूस से होती है, आप लोगों को याद रखना है। अगला जो सवाल है गाइज वो है भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कहां पर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? तो गाइज ये अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय ये करेगा मलेशिया में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो हल्का जो लड़ाकू विमान है तेजस हो या फिर सुखोई 30 हो, इन सभी की बिक्री को भी प्रोत्साहित करेगा। यहाँ के जो हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। तो आप लोगों को याद रखना है मलेशिया में पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करने जा रहा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में कुछ और बातें हम जो डिस्कस करें तो कहां पर खोला जाएगा मलेशिया में? कुआलालंपुर में। और कुआलालंपुर जो है साथियों मलेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट
सवाल ये है, मतलब आगे इसके आगे बढ़ें तो बेंगलुरु स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि मलेशिया में कार्यालय खोलने से HAL को, जो इसके LCA तेजस विमान है या फिर सुकोई 30 MKM, इन सभी को रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य आवश्यकताओं के लिए इनके व्यावसायिक अवसरों को दोहन करने में मदद मिलेगी। और हमारे जो सैन्य हेलीकॉप्टर हैं, चाहे वो तेजस हो, उनको भी हम मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी बेचने के अपने ऑप्शन तलाश सकते हैं, यहां पर संभावनाएं देख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना ये सारी चीजें। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? यह सौंपा है श्रीलंका को। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? मलेशिया के बीच में। और ये मलेशिया के बीच में, मतलब मलेशिया में ही हुआ है। अब की बार ध्यान रखना आप लोगों को। किस देश ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर। सिंगापुर ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा स्थल है ये पादांग, इसको अपना 75th राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल ने किया है। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है ये। नेक्स्ट जो हमारा ये सवाल है वो है 2021-22 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुई है? तो गाइज ये हुई है सिंगापुर से। कहां से? सिंगापुर से प्राप्त हुई है, आप लोगों को याद रखना है। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में जारी किए गए भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो गाइज ये बन गई है विस्तारा। राइट आंसर ए, विस्तारा दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। क्लियर? तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है पहली कौन सी है? तो गाइज पहली है, आप लोगों को याद रखना, इंडिगो। क्लियर? अब देखिए, DGCA ने हाल ही में ये जारी की गई थी रिपोर्ट और इसके द्वारा डेटा जारी किया गया था। इसके में बताया गया है कि विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। बाजार हिस्सेदारी के मामले में विस्तार ने स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया, इन सभी जो पुरानी बड़ी कंपनियां थी उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और अब जुलाई 2022 में ये 10.4% की बाजार हिस्सेदारी है किसके पास में? विस्तारा के पास में। आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इंडिगो की बात करें तो इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी है घरेलू बाजार में और इसके पास में 58.8% की बाजार हिस्सेदारी। आप लोगों को याद रखना है ये सारी चीजें। अगर साथियों अब हम विस्तारा की बात करें तो देखिए, जो विस्तारा का हेडक्वार्टर है गाइस वो है गुरुग्राम में है और इसके जो CEO हैं वो विनोद कन्नन है। आप लोगों को याद रखना है। 2014 में इसकी स्थापना होती है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना होती है और इस सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है गाइस टाटा सन्स। क्लियर? ये सारी बातें हमने विस्तारा के बारे में जानी। अब ये हैं इंपॉर्टेंट सवाल, इनके बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलीवेंट है गाइज। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आप देखिए, एयर इंडिया की स्थापना कब की गई? 1932 में। नेक्स्ट, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो गाइज ये किया गया था 1953 में। भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन ये रोशनी है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम तो फॉर्च्यून, ये जो सेलाइन वाटर लालटेन क्या है गाइज? ये जो है खारे पानी से चलती है। ये क्लियर? कैसे पानी से चलती है गाइज? ये खारे पानी से चलती है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, खारे पानी से जलती है ये रोशनी। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? LIC। क्लियर? नेक्स्ट, ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। स्पाइस जेट का मुख्यालय गुरुग्राम में है और देश की पहली टूरिस्ट ट्रेन ये कौन सी है? ये है भारत गौरव। क्लियर दोस्तों? ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। ये हमारा कोर्सेज है, हमारे स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन पर ये सभी स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं और अभी 77% का डिस्काउंट चल रहा है। भारी भरकम डिस्काउंट है गाइस। और ये डिस्काउंट चाहिए आप लोगों को तो यहां पर ED400 ये कोड है डिस्काउंट के लिए। ये कोड आप लोगों को यूज करना है। क्लियर?
और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन नंबर्स पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिशन एसडीएम 2.0 की बात करें तो यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। आप लोगों के लिए स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, डेली एवेल्युएशन, मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सभी यहाँ पर कराई जाएगी। क्लियर। और आरओ के लिए जो समर्पण बैच है, ये समर्पण बैच आरओ के लिए है। इस पर भी 77% का ऑफ है 31 अगस्त तक। और ये दोनों ही बैच साथियों 5 सितंबर से शुरू हो रही है। क्लियर। इसके अलावा 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम है। यहां पर सभी कक्षाएं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको प्रदान करी जाएंगी। और मीडियम क्या है कक्षाओं का, इन क्लासेस का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है। यहां पर आप लोग और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल्स ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की? क्या है ये देखिए, उन वंचित परिवार के बच्चों के लिए जो स्कूल आने में अक्षम हैं, उनके लिए ये स्कूल्स ऑन व्हील्स लाया गया है। ये एक प्रोजेक्ट है कि मतलब यहां पर इस तरह की स्मार्ट क्लासेज होंगी, बसों में एक तरह से बच्चों के घर तक जाया जाएगा स्कूल को। तो यह ध्यान रखने, इनका नाम दिया गया विद्या रथ इन बसों का। ये शुरू की गई है साथियों कहां पर? असम में। राइट आंसर है इसका बी। क्लियर। तो इसके बारे में कुछ और चीजें हम डिस्कस करें। ये देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा समाज के आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है। और जो ये जो क्लासेस हैं साथियों, ये 10 महीने के लिए हैं। 10 महीने के वंचित बच्चों के लिए, 10 महीने के लिए जो वंचित बच्चे हैं उनको 10 महीने तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करी जाएगी और 10 महीने के बाद उनको पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ना होगा। इसके अलावा इस परियोजना के तहत साथियों छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी, पाठ्य पुस्तक ये सभी भी प्रदान करी जाएंगी। आप लोगों को याद रखना है। तो ध्यान रखना, कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया है? असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। असम के बारे में बात करें तो देखिए, दिसपुर इसकी कैपिटल है और असम एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिसकी सीमा अन्य 6 राज्यों से लगती है। क्लियर। आप लोगों को याद रखना है। राजधानी दिसपुर है इसकी। जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। और विधानमंडल में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में इसकी जो सीट है वो 126 सीटें हैं विधानसभा की। राज्यसभा की सीट 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। आप लोगों को याद रखना है। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ये भी आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपने पास रखनी है क्योंकि सवाल यहां से बनता है गाइज। इंपॉर्टेंट सवालों की बात करें जो कि हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में भी रहे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजपुर लीची का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो गाइज ये किया गया असम सरकार को। असम को तेजपुर लीची का जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहीं पर आप मुझे बताइए, लीची से मुझे याद आया, शाही लीची का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? शाही लीची का जीआई टैग कौन से राज्य को दिया गया है? जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर करिए नीचे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां तक विस्तारित है? तो गाइज ये है सादिया से धुबरी। क्लियर। और ये कौन सी नदी पर है? ये है गाइज ब्रह्मपुत्रा नदी पर। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और जो हमारा अगला सवाल है गाइज वो है, माजुली नामक नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो गाइज ये असम राज्य में स्थित है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आप लोगों को याद रखना है। कौन सी नदी पर है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। क्लियर। ये नवीनतम नेशनल पार्क है भारत का और ये असम में है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन ये किस राज्य से हैं? तो गाइज ये भी असम से हैं। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, असम का क्लासिकल डांस सत्रिया है और भारत का पहला तेल का कुआं ये खोजा गया है गाइज डिगबोई में। और डिगबोई कहां पर है? डिगबोई भी साथियों असम में है। आप लोगों को ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, हाल ही में जारी की गई शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए गाइज, जो सबसे प्रदूषित शहर है वो दिल्ली को घोषित किया गया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर नंबर 1 दिल्ली है और नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे कोलकाता है। आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। और
ये जो शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट, इसके जो कौन कौन से इंडिकेटर्स पर, या हम कह सकते हैं किस किस आधार पर इनको इस रैंक को तैयार किया गया है। तो गाइज ये 2 इंडिकेटर इसके कौन कौन से, एक तो PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों इंडिकेटर्स के आधार पर यह रैंक तैयार की गई है, रिपोर्ट तैयार की गई है और उसके बाद में रैंक दी गई है। तो आप लोगों को याद रखना, पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर कोलकाता है और मुंबई जो है वो है 14th नंबर पर, 14वें नंबर पर है मुंबई। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? इसके बारे में और अधिक जानकारी हम लोग डिस्कस करें तो देखिए, ये लेटेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि औसत वार्षिक जो PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एक्सपोजर के मामले में नई दिल्ली और कोलकाता दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली और कोलकाता सूची में पहले और दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई को 14वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर? कई 7,239 शहरों को इसमें रैंक दी गई है। 2010 से 2019 के बीच का डेटा इसमें लिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो टॉप 20 शहर हैं प्रदूषित, उन सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 18 शहर शामिल हैं। अन्य 2 शहरों में इंडोनेशिया के 2 शहर हैं। तो आप लोगों को याद रखना, बहुत ही खराब स्थिति है प्रदूषण को लेकर के भारत में। नेक्स्ट रिपोर्ट को 2 सबसे हानिकारक प्रदूषकों, अभी मैंने बताई थी आपको, PM 2.5 जो कि महीन कण पदार्थ है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का विश्लेषण करके तैयार किया गया कि कहां पर स्थिति किस लेवल की है। क्लियर? ये सारी बातें हमने इस रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करी। अब देखिए, ये जो कुछ रैंक हैं भारत की, जो विभिन्न रिपोर्ट्स में, सूचकांक में यानी कि इंडेक्सेस में दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं यहां से। क्लियर? तो कौन कौन से देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन इंटरनेशनल, हम कह सकते हैं कि इसमें जो रैंक है वो है 85। गाइज ये इंडिया की रैंक है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है? इंडिया की 46 रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 150वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135 रैंक है भारत की। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 136 और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। यहां पर दोस्तों 180 आउट ऑफ 180 यानी कि सबसे पिछड़ा, सबसे लास्ट रैंक भारत की है। विश्व भुखमरी सूचकांक में 101 रैंक है, जबकि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक है 37। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रैंक, जो न्यूज में रही हैं, चर्चा में रही हैं और एग्जाम में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं गाइज। क्लियर? चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहां पर आयोजित होगा। तो गाइज ये कहां पर आयोजित होगा? जो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? ये गाइज 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है क्यों मनाया जाता है। देखिए 9 जनवरी 1915 को देश में जो गांधी जी थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे वापस, और ये 9 जनवरी 1915 को ही लौटे थे। इसीलिए ये प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करें तो साथियों, भारत के विकास में जो हमारे NRI हैं, जो बाहर देशों में रहते हैं, उनके योगदान को याद करना है, उनके योगदान को चिन्हित करना है, इंडिकेट करना है, ये इसका उद्देश्य है। तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और कहां पर मनाया जाएगा? ये साथियों आयोजित होगा कहां पर? इंदौर में। क्लियर? कहां पर होगा ये इंदौर में आयोजन होगा। इसको 9 जनवरी 2023 को 17वां होगा। इंदौर साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में और बातें करें तो देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, जनवरी 2023 में ये आयोजन होगा इसका इंदौर में। क्लियर? इंदौर कहां पर है? इंदौर है साथियों MP में। MP के बारे में भी बात करेंगे अभी हम। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये अभी मैंने बताया ही आपको कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। जो 16वां PBD था यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, पिछली बार 2021 में, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे?
ये थे साथियों सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस किसके कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है? तो गाइज ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आप लोगों को याद रखना है, मंत्रालय का नाम भी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। बात एमपी की हो रही है, तो चलिए एमपी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथियों। अगर गाइज इसकी कैपिटल की बात करें तो भोपाल इसकी कैपिटल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इसके जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानमंडल यहां पर एक सदनीय ही है, यानी कि विधानसभा ही है, जिसमें 231 सीटें हैं। 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 29 सीटें लोकसभा की है। यहां पर आप लोग एमपी का मैप ये देख सकते हैं। ये इधर यहां पर यूपी का झांसी है ना, ये सभी ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसको एमपी का मैप है ये। हम लोग आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखिए ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलीवेंट है साथियों ये। क्लियर? आप लोगों को याद रखना है इन सब के बारे में। अब देखिए जो महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें, महत्वपूर्ण सवालों की, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया। चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी देखो 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद तक 2 साल तक ये क्या करते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं, जायजा लेते हैं, भारत की कंडीशन को, स्थिति को, परिस्थितियों को देखते हैं। और उसके बाद में 1917 में ये अपना पहला आंदोलन शुरू करते हैं चंपारण से। चंपारण कहां पर है? ये बिहार में है। ठीक है। इनका जो दूसरा आंदोलन होता है साथियों वो होता है अहमदाबाद। ठीक है, कौन सा? अहमदाबाद, आपको याद रखना है। और जो तीसरा आंदोलन, लगातार ये 3 आंदोलन होते हैं, ये होता है साथियों चंपारण, अहमदाबाद और तीसरा होता है खेड़ा। आप लोगों को तीनों को ही याद रखना है। क्लियर? 1917 में पहला इनका जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो गाइज ये शुरू होता है 1920 में और ये खत्म होता है कब? जब चौरी चौरा की घटना होती है। कब होती है ये चौरी चौरा की घटना? तो गाइज ये जो चौरी चौरा की घटना है ये 1922 में होती है। 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा, गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है, यहां पर थाने में आग लगा दी जाती है आंदोलनकारियों के द्वारा और ये उसके बाद में गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गाइज ये है मध्य प्रदेश। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ? 1930 से शुरू होता है ये। क्लियर? नमक कानून को तोड़ा जाता है गांधी जी के द्वारा और 1930 में उसके बाद में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। आप लोगों को याद रखना है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो गाइज ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो साथियों ये 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय हम कह सकते हैं, ये थे लिनलिथगो। आप लोगों को ये नाम भी याद रखना है। क्लियर? और हम बात करें बायो सीएनजी प्लांट की, तो गाइज बायो सीएनजी प्लांट ये इंदौर में है। क्लियर? कहां पर? इंदौर में। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में किसे केंद्रीय गृह सचिव के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है? गाइज ये जो अजय कुमार भल्ला है ये पहले से ही गृह सचिव हैं। ठीक है, होम जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उसमें ये सेक्रेटरी हैं, तो ये पहले से ही हैं, लेकिन अब इनको इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर बी। विनय में हूं मोहन क्वात्रा, ये साथियों विदेश सचिव हैं। आप लोगों को नाम रखना है, नई नाम याद रखना। विदेश, ये जो विदेश सचिव कौन है? अभी फिलहाल नए जो नियुक्त हुए हैं वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। और इन्होंने किसकी जगह ली थी? इन्होंने ये हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली थी। आप लोगों को याद रखना, ये हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये रुचिका कंबोज कौन है? तो साथियों ये जो रुचिका कंबोज हैं ये यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। आप लोगों को याद रखना है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो हैं साथियों रुचिका कंबोज। क्लियर? चलते हैं आगे। अब ये हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत रिलीवेंट हैं गाइज। ये है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ
ये चुना गया, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था परमेश्वरन अय्यर को। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस यू ललित। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये है माधवीपुरी बुच। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ये हैं अजय कुमार सूद। क्लियर? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ये इकबाल सिंह लालपुरा हैं, आप लोगों को नाम याद रखना है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जबकि UPSC के अध्यक्ष ये हैं साथियों मनोज कुमार सोनी, आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट IRDAI के अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। क्लियर? तो साथियों ये नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 ज्यादा रिलीवेंट है। यहां से सवाल बनते ही हैं, हमेशा बनते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ये। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है कि वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो गाइज इस जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसका उद्देश्य स्वच्छता का संदेश देना है। 15 दिन का ये एक कार्यक्रम होता है और इसका जो आयोजन है ये 16 से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। क्लियर? आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 16 से 31 अगस्त तक। इसके बारे में बात करें तो देखिए जो कैबिनेट सचिवालय है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इनके निर्देशानुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके द्वारा 16 से 31 अगस्त तक अभी चल रहा है ये स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसके द्वारा स्वच्छता शपथ का आयोजन किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा ये शपथ दिलाई, स्वच्छता शपथ की। हम लोग एक तरह से शपथ होती है कि हम लोग सभी स्वच्छ रखेंगे अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स को, ये सभी चीजें। स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें साथियों तो अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है कि सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल करके स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर एक पखवाड़े का गहन ध्यान केंद्रित करना, मतलब पखवाड़े का अध्ययन ये सभी करना है, इस पर स्वच्छता पर विचार विमर्श करना, ये सभी चीजों इसका उद्देश्य होता है। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है स्वच्छता पखवाड़े के बारे में। 16 से 31 अगस्त के बीच में 2022 में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे सवाल है वो है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। और ये 2 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। क्लियर? आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2022 में प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? SJVN के द्वारा, SJVN को यह प्रदान किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, यह है इंदौर। क्लियर? भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या कौन सा है? इंदौर है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रीन मफलर को। ग्रीन मफलर का उद्देश्य है साथियों, जो जैसे कि सड़कों के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं और आपको पता है पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों का काम है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ध्वनि प्रदूषण को, ये ध्वनि को जो आवाज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रीन मफलर को। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है लाइकेन को। क्लियर? नेक्स्ट, हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला राज्य गोवा है। आप लोगों को याद रखना है हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला राज्य गोवा। नेक्स्ट, हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला जिला, पहले ये जिला था बुरहानपुर। ठीक है, इसको सर्टिफाइड किया गया था। इसका मतलब ये है कि साथियों जो ये हर घर, मतलब यहां पर हर घर को स्वच्छ जल टैप के द्वारा प्रदान किया जाता है और अब इनको सर्टिफाइड कर दिया गया, यानी कि इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ये इनका उद्देश्य है। जिला कौन सा? बुरहानपुर। और ऐसा जो राज्य है वो है गोवा। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? क्या आप जानते हैं? पता है आपको? देखिए इसका जो मैंने आंसर नेक्स्ट इसमें स्लाइड में, इसका जो सवाल है उसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बास्केटबॉल को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो गाइज ये किया है कर्नाटक के। कर्नाटक ये जो सरकार है, कर्नाटक राज्य ने बास्केटबॉल को अपना राज्य खेल घोषित किया है। इसके अलावा कर्नाटक ने इसमें ये भी घोषणा करी थी इसके साथ में कि जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी विभागों में 2% का आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन, इनके लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया था। किसने? कर्नाटक सरकार ने।
तो राइट आंसर इसका कर्नाटका है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर, चलते हैं आगे। ये तो हमारी रही डिस्कशन। अब ये आज का सवाल है, जल्दी से आप लोग एक काम करिए, इस सवाल को पढ़िए पूरे को, कि हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। और वीडियो को आप लोग पॉज करिए और जल्दी से आंसर नीचे अटेम्प्ट करिए। सभी लोग, मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस सवाल को आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। क्लियर, हम आगे चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कल का। देखिए साथियों, इससे आप लोगों को फायदा, आप ही लोगों को फायदा होगा। अगर आप सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे इन सवालों को, तो आप लोगों को ही फायदा होने वाला है ये। क्लियर, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे नीचे इस सवाल का। हम कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल नहीं, कल तो 21 तारीख थी और हम 20 तारीख का, क्योंकि कल तो संडे था, हमने रिवीजन किया था, तो हम लोग जो है 20 अगस्त का यहां पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन। तो चलिए तैयार हो जाइए क्विक रिवीजन के लिए। पहला जो सवाल है वो है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो गाइज ये किया गया है मुंबई में। राइट आंसर इसका सी। और स्विच जो कंपनी है उसके द्वारा इस बस को बनाया गया है। डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पालन 1000 नामक राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो गाइज ये किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ सकती है। तो गाइज ये बढ़ सकती है 7.73%। राइट आंसर बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओपेक की ये रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब डिस्क्लोज किया गया है। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो गाइज ये करी है किसने, कर्नाटक सरकार ने। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था, 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, हर घर जल सर्टिफाइड जो स्टेट है वो गोवा बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत का पहला पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है निदान। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मादक पदार्थ जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी तस्करी रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया है और भारत का पहला पोर्टल है ये निदान। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ये किस राज्य में है। तो गाइज ये है पंजाब में। पंजाब के संगरूर में एक जिला है, यहां पर इसको शुरू किया गया था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त देने के लिए पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ये है गाइज स्कॉटलैंड। आप लोगों को याद रखना है, स्कॉटलैंड ऐसा देश है और इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हाल ही में किस राज्य ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये जो दही हांडी उत्सव है इसको महाराष्ट्र सरकार ने अब खेल का दर्जा दे दिया गया है, साहसिक खेल का दर्जा दे दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। गाइज ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको जो है हमारा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को हमारा जो सेशन है वो कैसा लगा। इसके अलावा ये हमारे कोर्सेज हैं साथियों, मिशन एसडीएम और समर्पण बैच। मिशन एसडीएम पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग 2023 की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, या फिर 2024-25, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है साथियों। और ये बैच कब से शुरू होगा, 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सभी यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर। इसकी अगर और बात करें हम दोस्तों, तो देखिए यहां पर अभी 77% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि कोर्सेज पर 70, हमारे जो स्मार्ट कोर्स हैं इन पर 77% का डिस्काउंट चल रहा है। 77% का यहां पर ऑफ चल रहा है। अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को कोड यूज करना है ED400। ध्यान रखिएगा, कोड आप लोगों को जरूर यूज करना है, तभी आप लोगों को यह डिस्काउंट मिल पाएगा, ED400। क्लियर। उसी प्रकार समर्पण बैच RO ARO के लिए है। अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हो
तो समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्लास का मीडियम क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अगर आप छात्र हैं तो दोनों ही मीडियम में यहां पर आपको पढ़ाई कराई जाएगी। माध्य इसका जो साप्ताहिक मूल्यांकन कराया जाएगा और इस पर भी 77% ऑफ चल रहा है 31 अगस्त तक। ये बैच भी साथियों 5 सितंबर को शुरू होगा। ठीक है, कोड यूज करना है आपको ED400। क्लियर? और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको, वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा, नॉलेजफुल लगा होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा इससे साबित हो रहा होगा। क्लियर? तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।